गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। चैप्टर 5 जुडिशरी अपना चालू था। जुडिशरी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में भी, और स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स ऑफ इन इंडिया के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही और उसके बारे में गहन चर्चा हम करेंगे। Are these different levels of courts connected to each others? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on lower courts. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या तीनों ही कोर्ट्स जो अपने यहाँ कोर्ट्स का लेवल चलता है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, तीनों ही लेवल्स के बारे में हमने आपको बताया था। इसमें ये पूछा जा रहा है कि तीनों ही लेवल्स के जो कोर्ट्स हैं क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो आंसर ये है कि हाँ, तीनों ही कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और किस तरह से कनेक्टेड होते हैं वो भी हमने आपसे बताया था। यहाँ पर एक और पॉलिसी चलती है कि जब भी कोई भी आपका कोर्ट में अपील होती है, कोई भी केसेस आपका ऑन होता है, चलता रहता है, उसकी रनिंग चलती रहती है, तो जब भी उसका वर्डिक्ट पास हो जाता है, जब भी उसका फैसला आ जाता है, तो उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को जोड़ के रख लिया जाता है बाद के लिए कि अगर इस तरह से रिलेटेड अगर कोई भी नेक्स्ट केस आएगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो आपका पुराना स्ट्रक्चर ऑफ केस था। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो अपील सिस्टम है कोर्ट्स में वो आपका एग्जिस्ट करता है इंडिया में। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो मिडिल लेवल का कोर्ट हो, मतलब हाई कोर्ट वगैरह हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों ही लेवल्स पे अपीली सिस्टम चलता है। मतलब आप तीनों ही कोर्ट्स में अपनी अपील्स को दायर कर सकते हैं, PIL को आप फाइल कर सकते हैं। अब ये कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो अपीली सिस्टम है, जो आप अपील कर रहे हैं, वो रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। कि आप ऐसे ही मुँह उठा के चले आएँ और किसी प्रकार का केस दायर कर देना चाहते हैं किसी भी कोर्ट में, तो कोर्ट्स का भी टाइम जो होता है वो आपका कीमती होता है। और वो पहले तय करते हैं, एक कमेटी होती है वो पहले तय करती है कि आपकी जो PIL है, आपकी जो अपील जो आपने की है वो आपकी रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। अगर रेलेवेंट नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी अपील ऐसी ही है, फर्जी है, फेक है, तो वो आपकी अपील को कैंसिल कर देती है। तो जैसे इस पर आगे आपका एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे मान के चलिए लोअर कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर आपके तहसील में कोई कोर्ट है, उस पर आपने कोई केस दायर किया हुआ है और केस दायर करने के बाद उसका फ़ैसला आ जाता है। कुछ टाइम के बाद आपका फ़ैसला आ जाता है, साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल, इस टाइम पे जब भी आपका कोई वर्डिक्ट आपका पास होगा और आपको लगता है कि वो जो केस आप ने फाइल किया था और उसका जो जजमेंट है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत गलती हुई है जजमेंट को पास करने में, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। जो अपीलेट सिस्टम आपके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में, वो ये है कि आप अपने उससे हायर कोर्ट में, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया है और वहाँ पे आपका वर्डिक्ट सही पास नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट को अगर लगता है कि इस पर फैसला होना चाहिए, दोबारा इस पर कन्वर्सेशन होनी चाहिए, दोबारा हियरिंग होनी चाहिए, तो वो आपकी केस को एडमिट कर लेता है और उस पर आपको नेक्स्ट डेट दे देता है कि इस डेट पे चर्चा इस बात पे होगी। इसी तरह से सेम सिस्टम आपका ऊपर भी होता है। हाई कोर्ट में अगर आपने केस दायर किया है और आपको लगता है हाई कोर्ट में भी आपका आप उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम और है, अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला देने के साथ ही ये भी कह दिया कि अब ये केस जो आपका केस है, अब ये केस कभी भी किसी दूसरी कोर्ट्स में एडमिशन नहीं होगा, आप किसी दूसरी कोर्ट में इस चीज़ को लेके अपील नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप किसी और भी कोर्ट्स में अपील अपने केस को लेके नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता है। भाई हाई कोर्ट ने आपके अधिकार को ख़त्म कर दिया, वहीं पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया और फैसला देने के बाद ये भी कह दिया, साथ में उसमें ये भी ऐड कर दिया कि आप अब किसी दूसरे कोर्ट में जाके अपने इस केस के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये केस आता है और उसको लगता है कि नहीं, इस केस पे अभी भी कुछ बचा है, अभी भी कुछ बाकी है और इस पर अभी भी एक फ़ैसला देना बाकी है, तो वो उस केस को अपने आप अपने कोर्ट में मंगा सकता है और उस पर चर्चा कर सकता है। ठीक है,
Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case. State Delhi administration versus Lakshman Kumar and others, 1985, from the lower courts to the Supreme Courts. इस पे लिखा हुआ है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। मतलब हमने आपको बताया था ना कि जो केसेस होते हैं वो किस तरह से सुने जाते हैं, है ना। तो उस पर आपने ये भी सुना था कि दो स्टेट्स के बीच में भी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कोर्ट्स में सुलझाए जाते हैं। दो लोगों के बीच में जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी आपकी परेशानियां होती हैं या फिर आपका कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो भी कोर्ट्स में सुलझाया जाता है। दो स्टेट्स के बीच का भी डिस्प्यूट या फिर रिवर को लेके या वाटर को लेके जो आपकी डिस्प्यूट्स होती हैं वो भी आपकी कोर्ट्स में सुलझाई जाती हैं, है ना। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो केसेस होते हैं वो भी आपके कहाँ सुने जाते हैं, कोर्ट्स में सुने जाते हैं। लास्ट में ये कोर्ट्स ही तय करते हैं कि कहाँ कौन सही है और कहाँ कौन गलत है। तो इसी के ऊपर एक आपकी स्टोरी दी गई है। स्टोरी आपकी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है कि किस तरह से एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और लक्ष्मण कुमार और अदर्स, लक्ष्मण कुमार और उसके साथ जो बाकी लोग थे, उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस किया होगा। और उसकी एक स्टोरी नरेट की गई है जो कि लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की जाती है। इसको हम देख लेते हैं क्या है। इन February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When his case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witness. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha screaming and had forced their way into Lakshman's flat. There they saw Sudha standing with her sari in flames. They executed the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Sakuntala had poured kerosene oil on her, that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Sakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. अब ये केस आपका डोमेस्टिक वायलेंस का है, जिसको हम दहेज प्रथा के नाम पे आपका जो टॉर्चर होता है उसके बारे में 1980 की कहानी है। 1980 की कहानी है और फरवरी का महीना चल रहा था। लक्ष्मण कुमार जो कि सब्जेक्ट हैं, जो कि ऑब्जेक्ट हैं, जो कि केस दायर किए थे, वो तकरीबन 20 साल की एक लड़की से शादी होती है उनकी और वो दिल्ली में एक फ़्लैट में रहते हैं। ओके, तो दिल्ली फ्लैट में कौन कौन रहता है? लक्ष्मण कुमार हैं, उनकी वाइफ है सुधा गोयल और उनकी मदर है शकुंतला नहीं, कोई और नाम है, रुकिए, ओके शकुंतला। तो शकुंतला एंड ब्रदर, ये सारे लोग एक फ़्लैट में रहते हैं। अचानक एक दिन होता ये है कि 2 दिसंबर 1980 में सुधा हॉस्पिटल में भर्ती होती है और वहाँ उसको मृत करार कर दिया जाता है इस वजह से कि उसको जलाया गया है, उसकी बॉडी जली हुई थी। अब इस पे केसेस दायर होते हैं। जो सुधा की फैमिली है, सुधा तरफ की फैमिली है, उसने केस दायर किया है कि भाई जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने सुधा को तेल डाल के माचिस लगा दी है और सुधा को जान से इन्होंने मारा है ना। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें अगल बगल के जो नेबर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनका स्टेटमेंट नोट किया जाता है। तो उनके 4 नेबर्स हैं, उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या कैसा केस हुआ था। तो उन्होंने बताया कि दिसंबर 1 की बात है, बालकनी में सुधा खड़ी थी और हमने उसको देखा है कि उसकी साड़ी में आग लगी हुई है और वो चिल्ला रही है।
इतना उन्होंने नोट किया था। साथ में इनका पक्ष भी नोट किया जाता है, लक्ष्मण कुमार के फैमिली का पक्ष नोट किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुधा किचन में थी और वो दूध गर्म कर रही थी, उसी टाइम पे उसकी साड़ी में आग लगी थी और धीरे धीरे वो जलते हुए आगे बढ़ गई। ठीक है। अब जो सुधा की फैमिली है, सुधा के जो मायके पक्ष के जो लोग हैं, उसकी जो मेन फैमिली के लोग हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं इनके ऊपर कि लक्ष्मण और उनकी माँ दोनों ने इस चीज़ की मांग की थी कि हमको और कैश चाहिए, साथ में एक फ्रिज चाहिए, साथ में एक स्कूटर चाहिए, जो कि अगर पहला बच्चा होगा उसके बर्थ प्लेस में, उसका जब पहला जन्मदिन होगा तो उस पर हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। अब जब कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा था, तो लक्ष्मण कुमार की माँ शकुंतला और उसके भाई को जिसका नाम सुभाष चंद्र है, तीनों को दोषी पाया और उन्होंने तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। इन नवंबर 1983 द 3 accused went to the High Court to appeal against the verdict of the trial court. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Sakuntala and Subhash Chandra were acquitted. जो पहला ट्रायल कोर्ट था उसमें वर्डिक्ट पास हुआ कि लक्ष्मण, उसकी माँ और उसके भाई को दोषी करार करते हुए उनको फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है। लोअर कोर्ट्स भी आपका ऑथराइज्ड हैं किसी को भी फांसी की सज़ा देने के लिए। ठीक है। उसके बाद नवंबर 1983 की बात है, ये जाते हैं कहाँ पे, जब ये जो लोअर कोर्ट है या फिर ट्रायल कोर्ट है, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। उसके बाद ये लोग कहाँ पहुँचे, ये इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं थे और इन्होंने अपील की कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद इन्होंने अपना केस दायर किया। जो वहाँ के दोनों कोर्ट्स हैं, मतलब दोनों पक्ष के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। जो जजेस हैं उन्होंने ये पूरी हियरिंग सुनी और सुनने के बाद उन्होंने फैसला दिया कि सुधा, जिसको कि लोअर कोर्ट में कहा गया था कि इसको मारा गया है, तो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट ये पास किया, ये जो केस है इसमें फ़ैसला ये दिया कि भाई जो सुधा है वो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है। जो आपका कैरोसिन का स्टोव है, जो मिट्टी का तेल होता है, उसका जो स्टोव है, उसकी गलती से फटने की वजह से, उसकी गलती की वजह से उसकी आग लगी थी और उसकी डेथ हुई थी। और तीनों ही अक्यूज्ड को, लक्ष्मण, शकुंतला देवी और सुभाष चंद्र को दोष मुक्त कर दिया गया, या फिर उनको जो सज़ा दी गई थी उससे मुक्त कर दिया गया, सज़ा माफ़ कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in 1980s women groups across the country spoke about against dowry deaths. They protest against the failure of courts to bring these cases to justice. The above high court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against his high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. हाई कोर्ट ने जब इन तीनों को सज़ा मुक्त कर दिया, जब ये केस खारिज कर दिया कि भाई एक्सीडेंटली डेथ हुई है, तो इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है क्लास 7 की जो बुक थी, उसमें 1980s में जो वुमेंस ग्रुप के बारे में बताया गया था कि जिसने डाउरी डेथ के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो जो वुमेंस का जो ग्रुप था वो उन्होंने सेपरेटली जो ये केस था इसको बिना किसी को बताए ये केस उन्होंने लेके कहाँ पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुँचा और उसके जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जब लॉयर्स की बात सुनी और जब ये पूरा केस खोल के देखा तो उनको ये लगा कि भाई ये केस आपका हाई कोर्ट में सही तरीके से इसके ऊपर फैसला नहीं दिया गया है। उन्होंने फिर अपना वर्डिक्ट पास किया और उसमें गिल्टी पाया, किसको, दोषी पाया लक्ष्मण कुमार को और उसकी माँ शकुंतला को। लेकिन जो उसका लक्ष्मण का जो भाई है सुभाष चंद्र, उसको दोषी नहीं पाया क्योंकि उसके खिलाफ इनफ एविडेंस उनको नहीं मिले थे। ठीक है। और उसके बाद फिर इनको प्रिजन फॉर लाइफ, जिसको हम उम्र कैद के नाम से जानते हैं, उम्र कैद की सज़ा इनको सुनाई गई। तो इस स्टोरी में सीन ये है कि जैसे आपका तीनों लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, ये मतलब तीनों लेवल्स की जो आपकी कोर्ट्स हैं,
तीनों ही लेवल्स की जो कोर्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे हाई कोर्ट में केस ख़त्म हो गया था, लेकिन उसको किसी दूसरे ने अपील कर दिया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और हम अगर ये मान के हार जाते कि हाई कोर्ट में जो आपका फ़ैसला दिया गया है और वही सच है, तो फिर क्या होता, जो एक्चुअल में जो वर्डिक्ट था, जो एक्चुअल में जो फ़ैसला होना था, जो एक्चुअल में जो सज़ा होनी थी, वो किसी और को हो रही थी, और जो ये जजमेंट था वो गलत पास किया गया था हाई कोर्ट्स के द्वारा। ओके, तो कभी कभी गलती आपकी कोर्ट से हो जाती है और उसको सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं। What are the different branches of the legal system? The above case of the dowry deaths fall within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law. जैसे आपका डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम में आपका सिर्फ क्रिमिनल लॉ के बारे में नहीं केसेस दायर किए जा सकते हैं, बल्कि सिविल लॉ के बारे में भी आपके केसेस दायर किए जा सकते हैं। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में हमने बताया था। क्रिमिनल लॉ आपको फौजदारी कहलाता है और सिविल लॉ आपका दीवानी केसेस आपके कहलाते हैं। क्रिमिनल लॉ सीधी सी बात है, जिस पे लड़ाई झगड़े वाली बात हो वो आपका क्रिमिनल केसेस में जाएगा, और सिविल लॉ में आपका ऐसे केसेस जाते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं आती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्रिमिनल लॉ डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर्स। क्रिमिनल केसेस में आपका मर्डर केसेस आते हैं, दहेज के केसेस आते हैं, दहेज में आपके दहेज प्रथा में जो आपकी लोगों को परेशान किया जाता है उसके लिए केसेस आते हैं। साथ में चोरी डकैती के भी केसेस आते हैं, मारपीट के केसेस आपके क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। सिविल लॉ में डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस। डाइवोर्स केसेस मतलब जो तलाक के केसेस आते हैं वो आपके किस में आते हैं, सिविल लॉ में आते हैं। रेंट मैटर्स मतलब आपका अगर कोई फ्लैट है और उस फ्लैट में आप कुछ लोगों को रहने के लिए एज अ पेइंग गेस्ट के तौर पे आप रहने के लिए उनको दे रहे हैं, और फिर वो कुछ टाइम के बाद कहते हैं कि हम रेंट देंगे ही नहीं और हम रहते चले जाएंगे, तो आप ऐसे केसेस को सिविल लॉ के अंतर्गत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स में आप दायर कर सकते हैं। साथ में परचेस ऑफ गुड्स के बारे में भी, साथ में सेल ऑफ लैंड, रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, जैसे मान के चलिए डिस्प्यूट होता है आपका सेल ऑफ लैंड पे। कोई एक ज़मीन है, ठीक है, अब वो ज़मीन आपकी किसी दो लोगों को बिलोंग करती है ना, किसी दो लोगों को बिलोंग करती है, और उसमें से एक जो उसका एक ऑनर है, पहला ऑनर है, वो ये ज़मीन आपको बेच देता है, ठीक है, और दूसरे वाले को पता चलता है कि ये ज़मीन बेच दी गई है और इसमें मेरा भी अधिकार है और मेरे अधिकार को मुझ तक नहीं पहुंचाया गया है, तो फिर ये डिस्प्यूट ऑफ सेल ऑफ लैंड में आ जाएगा। ओके, इट यूजली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम FIR कहते हैं, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। क्रिमिनल लॉज में आपका सबसे पहले एक FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, एक पूरा आपका चार्जशीट तैयार करती है, फिर वो कोर्ट्स में डाली जाती है और कोर्ट्स इसके ऊपर फिर सुनवाई करते हैं। सिविल लॉ में अ पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। इसमें आपका पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप इसके लिए सीधे कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट के सामने आप अपनी बातों को बता सकते हैं कि ऐसी समस्याएँ हैं, ठीक है। If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. क्रिमिनल लॉ में अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस आपका कोर्ट में गया और कोर्ट अगर सामने वाले अक्यूज्ड को अगर गिल्टी अगर पाती है तो फिर वो उसे जेल भी भेज सकती है। जिस तरह का केस है उस हिसाब से, चोरी डकैती केस है तो जेल चले जाओ, साथ में आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। अगर मर्डर का केस है तो हो सकता है अगर आपका बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया है, ज़्यादा लोगों को खून किया गया है, तो फिर आपको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। इसमें आपका क्या होता है सिविल लॉ में, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड
For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. इसमें सिविल लॉ में आपका जेल की प्रथा नहीं है, जेल वाला किस्सा नहीं होता है। इसमें कोर्ट आपका सीधे सीधे आपका सजेस्ट करता है या तो भाई आप इनका पेड कर दो जितना भी रेंट बाकी है, और इसमें जेल वगैरह का प्रावधान नहीं कराया जाता। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या कोर्ट्स में सभी के लिए जगह है? क्या सभी लोग अपने केसेस को फाइल कर सकते हैं एक कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर? उसके बारे में जान लेते हैं। In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and paperwork, as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. कोर्ट्स में सभी को एक्सेस है कि वो अपने केस को फाइल कर सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी प्रकार का कोर्ट हो, अपने केस को लेके वहाँ पे एक्सेस कर सकता है या वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, कोर्ट्स के दरवाजे सभी के लिए एक समान खुले रहते हैं। और आपने इसके बारे में जाना भी होगा कि अगर कभी भी, जैसे कोर्ट्स आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य हैं, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना पड़ेगा लोगों के लिए। तो अगर कभी किसी को लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, वो अपनी समस्याओं को बता सकता है कि ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ हो रही है। लेकिन एक्चुअल में जो बहुत बड़ी संख्या गरीबों की है, वो कोर्ट्स जा तो सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर है, जो लीगल कोर्ट का प्रोसीजर है, उसमें आपको बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क होता है, और साथ में जो वकील वगैरह होते हैं उनको भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, उनकी फ़ीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। साथ में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होते हैं, उसके लिए आपको टाइप राइटर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, नोटरी करवानी पड़ेगी, आपको टिकट्स लगानी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और एक नॉर्मल बहुत कॉमन मैन के लिए ये चीज़ें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको डेली वेजेस पे निर्भर है ना, पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कोई गरीब है या अनपढ़ है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, साथ में उसकी जो फैमिली है और वो डिपेंड करते हैं डेली वेजेस पे, मतलब डेली कमाओ डेली खाओ पे वो लोग डिपेंडेंट हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उसके लिए जो कोर्ट वाला सिस्टम है ये बहुत दूर वाली बात है ना, दूर के ढोल सुहावने। तो आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्लियर 1980s डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL। ठीक है, PIL का फॉर्म याद कर लेना और FIR का ही फुल फॉर्म याद कर लेना, ज़रूरी है। ठीक है, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. अब जैसे इसके लिए सिस्टम निकाला गया है PIL का। ठीक है, तो PIL किसी के बिहाफ में कोई भी आपका PIL दायर कर सकता है। PIL दायर करने के लिए कोई बहुत पैसा वैसा नहीं लगता है, बहुत छोटे अमाउंट में PIL आपका किसी भी कोर्ट में दायर किया जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में ही आपका PIL दायर किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आपका जो ये केस हमने देखा अभी आपने जो केस पढ़ा था, डाउरी केस था सुधा का, है ना, हाई कोर्ट में आपका वर्डिक्ट पास हुआ था और लक्ष्मण कुमार, उसकी मदर, उसके भाई को छोड़ दिया गया था, है ना, उसे नॉट गिल्टी पाया गया था और उसे सज़ा मुक्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद केस कौन लड़ा?
जो वुमेंस की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने केस फाइल किया और उन्होंने केस जीता भी। ओके, इसी तरह से जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उनके लिए एक लीगल प्रोसेस से गुजरना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा रुपया पैसा चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, और उसके पास ना ही टाइम होता है ना ही रुपया पैसा होता है। तो उनके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक PIL दायर कर सकता है उनके लिए, और इसके लिए कोर्ट्स में सुनवाई हो सकती है। किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन PIL दायर कर सकता है। आप और हम, नॉर्मली आप और हम, इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, हम और आप कोई भी एक PIL दायर कर सकते हैं। PIL दायर करने के लिए आप ऑनलाइन भी PIL दायर कर सकते हैं, साथ में आप एक टेलीग्राम के थ्रू, मतलब आप एक कुरियर के थ्रू भी आप एक PIL दायर करिए, लिखिए पूरा केस उसमें को एक वकील के द्वारा, और उसको आप सुप्रीम कोर्ट में सेंड कर दीजिए। वो भी आपको बिना नाम और पता लिखे, आप अपना उसमें नाम मत लिखिए, आप उसमें पता मत लिखिए, आप उसमें सिर्फ केस लिखिए जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट का है, और उसको आप भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी, है ना। तो इसमें आपका पैसा भी कम खर्च होता है और लोगों का भला भी हो जाता है। इस पर 2 केसेस आपके दिए गए हैं। जैसे आपका पहला केस है कि ऐसे लोगों के लिए भी PIL दायर की गई थी जिनके खिलाफ़ आपका इनह्यूमन बिहेवियर रखा गया। जैसे बंधुआ मजदूरी होती है, बंधुआ मजदूरी में आपका हमने बताया था कि इसमें लोगों को वेजेस नहीं दिए जाते हैं, उनको उनका मेहनताना नहीं चुकाया जाता है, साथ में उन्हें दिन रात मज़दूरों की तरह या फिर जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है। तो इनह्यूमन एक्टिविटी है ये, और इसके लिए भी PIL दायर की गई थी, और लोगों के लिए एक नया लेबर लॉ भी बनाया गया था। साथ में बिहार की एक घटना है, वहाँ पे बहुत सारे जो कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे बिहार की जेल में, उनके लिए भी PIL दायर की गई थी, क्योंकि उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था। उनकी सज़ा काटने का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था, उसके बाद भी उनको जेल में रखा गया था, उसके लिए भी PIL आपकी दायर की जा चुकी है। ठीक है। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ अ PIL? See the photos on the right and read the text below to understand how this come about. जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है ये आपका क्यों लागू किया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपका जो गवर्नमेंट का मानना है कि 6 से लेकर 14 साल तक जो शिक्षा है आपकी वो कंपलसरी होनी चाहिए। जो एजुकेशन है वो आपकी 6 से लेकर 14 साल तक एजुकेशन आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, मतलब हर एक बच्चा 14 साल की उम्र तक आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के भी नीचे हैं, अब उनका सिस्टम क्या है, अब उनके घर में कोई ऐसी बहुत बड़ी खेती नहीं है या फिर उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, उनके पास रुपए पैसे कमी रहती है, तो वो लोग खुद तो काम करते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी काम में लगा देते हैं। उनके बच्चे भी कमाएंगे, ये भी कमाएंगे, तो घर में कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसी वजह से उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये काम किया कि भाई देखो, सारा मामला तो खाने कमाने का है, भाई आप कमाएंगे तो खाएंगे। अगर खाने का ही पूरा सिस्टम है तो आपके बच्चों को आप स्कूल भेजिए और उनके खाने की जिम्मेदारी, उनके खाने और पहनने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पूरा कर देगी। पढ़ाई लिखाई तो फ्री में करा ही रही है, साथ में वो खाने की जिम्मेदारी भी पूरी करवा देगी। तो मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह हुआ था कि आप अपने स्कूल में, मतलब जो आपके आसपास, जैसे जो प्राइमरी स्कूल है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रोल ये निकाला है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो हर 1 किलोमीटर पे होगा। हर 1 किलोमीटर पे आपको एक प्राइमरी स्कूल देखने को मिल जाएगा। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो वहाँ पे भी गांव में आपको हर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, वहाँ पे मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो दोपहर का खाना है वो सरकार आपको देगी, एक बेहतर खाने के तौर पे आपको सरकार खाना देगी। और ये जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये एक PIL के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से स्टार्ट हुआ था? ये जो आपका मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, जो सबसे लास्ट वाली फ़ोटो है, 4 नंबर की फ़ोटो है। अब इसको आप लोग पढ़िएगा, जो 4 फोटोज़ हैं, और इसके बारे में जो डिटेल होगी मैं आपसे पूछूंगा ऑनलाइन क्लासेस में। For the common person, access to courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens
And as you saw in the above case, the court interpret Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. इसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए और उसको इंटरप्रेट करके चीज़ों को बेहतर करने में, है ना। जैसे मान के चलिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें आर्टिकल 21 लिखा हुआ है। जो आर्टिकल 21 लिखा हुआ है उसमें आर्टिकल 21 किस चीज़ का है? कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का, है ना। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीने का अधिकार, है ना। तो जीने के अधिकार में जो बेसिक आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है? आपको जीने के लिए खाना पीना चाहिए ना, जीने के लिए खाना पीना तो चाहिए ही। तो राइट टू फूड भी जो आपका सिस्टम है ये आपका किस में आ जाता है? आर्टिकल 21 में, जो कि राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई, इस तरह की केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्रूशियल रोल निभाते हुए गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में इस स्कीम को चालू करिए कि आप एक बेहतर तौर पे एक बेहतर मिड डे मील आप प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, साथ में लोगों को खाना भी मिलेगा, साथ में उनका पढ़ाई करने में मन लगेगा। भाई खाली पेट आप कहाँ तक काम कर लेंगे और खाली पेट आप कहाँ तक पढ़ाई करवा लेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर आपका पेट खाली हो तो आप खुद सोच के देखिए कि आप क्या स्कूल जा पाएंगे, और क्या स्कूल जाएंगे तो आप क्या पढ़ाई कर पाएंगे, आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में, आपका पूरा मन तो ये लगा रहेगा ना हमारा पेट ही खाली है, ठीक है। इस तरह से एक एग्जांपल और, जो राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू जो इक्वेलिटी है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। इसी तरह के एक एग्जांपल है आपका राइट टू इक्वेलिटी का। राइट टू इक्वेलिटी में सीन ये है कि किसी को भी किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो साथ में राइट टू इक्वेलिटी में आपका एक सीन और है। जैसे देखिए, मान के चलिए किसी की डेथ होती है, ठीक है, मान के चलिए किसी की डेथ होती है और वो मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम है और उसकी डेथ होती है, तो उसका जो राइट टू इक्वेलिटी है, जो समानता का अधिकार है, वो उसके मरने के बाद भी उसके साथ रहेगा। जैसे कि मुस्लिम्स में आपकी जो मान्यता है कि उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, तो मरने के बाद उनके साथ आप इस तरह का क्रूशियल या फिर ब्रूटल तरीका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कि आप उनकी बॉडी को जला दें। तो ये अगर आप उनकी बॉडी को जला देते हैं, उनकी पद्धति के हिसाब से, उनके विधि विधान के हिसाब से उनका अगर अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या है? उसका वायलेशन कहलाएगा, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करवाएगा, भले वो इस दुनिया में अब नहीं है ना। तो ये भी आपका राइट टू इक्वलिटी में एक चीज़ है। तो कोई भी ऐसे आर्टिकल होता है, जैसे मान के चलिए फंडामेंटल राइट्स आपकी 6 ही हैं, है ना। तो इसको हर एक आर्टिकल के हिसाब से देखा तो 6 आर्टिकल में आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं वो 12 to 35 तक हैं, है ना। आपका संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट के अंदर आपका सब आर्टिकल्स भी होते हैं। जैसे मान के चलो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 के अंदर A, B, C इस तरह से अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो टोटल आपके 12 to 35 आर्टिकल्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में, ओके। इसी तरह से आगे आपका जिस तरह से मिड डे मील के लिए आपका कहा गया है, उसी तरह से एक और PIL दर्ज की जा रही थी, किसके लिए? 1985 का है कि ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ स्लम डेवलपर्स। जो स्लम्स के जो लोग हैं, स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी के जो लोग हैं और जो कि होमलेस हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट में एक PIL दायर की गई थी कि लोगों को जिस तरह से मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, लोगों को खाने की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह से रहने की भी व्यवस्था लोगों के लिए की जानी चाहिए। सभी के पास एक छत होनी चाहिए जिसमें लोग सही तरीके से रह सकें। साथ में लोगों की रोज़गार के लिए भी व्यवस्था के लिए PIL आपकी दायर की जा चुकी है, और गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए काम भी कर रही है। और सभी के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत सभी को एक रहने के लिए घर की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। साथ में एक लास्ट में आपका ये है कि कोर्ट्स वगैरह में जो केसेस होते हैं, आपने सुना होगा ना, कोर्ट में जो केसेस होते हैं उसकी हीयरिंग आपकी 20-20 साल तक चलती है। एक कोर्ट में जो केस अगर चला गया तो उसका वो 5 साल के पहले तो उसका रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। अगर कोई केस है, मर्डर केस है या फिर कोई और केस है, तो जो दोषी होता है
और जो जिसको परेशान किया गया है वो भी मर जाता है, दोषी मर जाता है, लेकिन जो केस होता है वो ख़त्म नहीं होता है, उसका फ़ैसला नहीं आ पाता है। तो कोर्ट्स में जो वर्डिक्ट्स होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो बहुत डिले होते हैं। उसका रीज़न क्या है ये जानने की कोशिश की जा रही है। जैसे देखिए, नंबर ऑफ़ जजेस इन इंडिया है, नेम ऑफ़ द कोर्ट है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है और वैकेंसीज है। सुप्रीम कोर्ट में कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट वाले कोर्ट्स हो गए, फिर हाई कोर्ट आप चले गए, सीनियर हो गए, उसके बाद और भी सीनियर हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो टोटल आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 34 है, वर्किंग स्ट्रेंथ भी आपकी 34 है। इसी में से एक कैंडिडेट को आपका CJI बना दिया जाता है, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको भारत सरकार में बहुत ज़्यादा उसका रोल भी रहता है। अगर मान के चलिए जो CJI है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर प्रेसिडेंट अपने छुट्टी पे है, काम पे नहीं है, प्रेसिडेंट ने अगर इस्तीफ़ा दे दिया है या फिर वो काम पे नहीं है, और उसी टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी छुट्टी पे हैं या काम पे नहीं है, तो देश का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है CJI के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा कई बार हो भी चुका है। आपके हमको नाम नहीं याद आ रहा है, कोई मुस्लिम ही थे, मुस्लिम CJI थे, उन्होंने संभाला था राष्ट्रपति का कार्यभार। तो जब तक CJI राष्ट्रपति के कार्यभार में रहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के पद के हिसाब से सैलरी मिलती है और उस तरह से सर्विसेज भी मिलती हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपके 34 हैं, हाई कोर्ट्स में आपके 1079 आपके टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से वर्किंग स्ट्रेंथ आपकी 655 है, वैकेंसीज आपकी 424 है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, कोर्ट्स में जजेस की जो संख्या है, जजेस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, क्वांटिटी आपकी जजेस की बहुत ज़्यादा कम है, और लोगों की जो संख्या है कितनी है? 140 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। अब मान लेते हैं चलिए 135 करोड़, 135 करोड़ में कितने जज हैं? मुश्किल से 30,000 जज भी नहीं है, है ना? 30,000 जज भी नहीं है 135 करोड़ जनता के लिए। इसलिए केसेस में थोड़ा सा डिले हो भी जाता है। और ये जो आंकड़ा दिया गया है वो नवंबर 1, 2019 का है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisions as a system of courts with an independent judiciary as a key features of the democracy. हमारे देश में जुडिशरी का एक क्रूशियल रोल इसलिए बताया जाता है क्योंकि जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है। याद रखिएगा, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट आपका स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है, और ये गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करता है। इसकी जो जजेस होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम है, उसके तहत ये जजेस आपके एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट्स में जाते हैं, और इसमें आपका सबसे बड़ा क्रूशियल रोल कोर्ट्स के ही जजों का होता है। इस पर किसी बाहरी लोगों का दबदबा बहुत कम ही होता है। तो जैसे डेमोक्रेसी में, भारतीय डेमोक्रेसी में जो आपका लेजिस्लेचर दिखाया गया है, एग्जीक्यूटिव दिखाया गया है, और जो भी सरकार होती है, तो उसमें इन सभी पे कंट्रोल बनाए रखने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट्स के पास में है, हाई कोर्ट्स के पास में है। अगर सरकार किसी भी प्रकार का गलत फैसला लेती है तो उस पर रोक लगाने का अधिकार किसके पास है? रोक लगाने का अधिकार क्या, पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास में है। कोर्ट्स अगर उस चीज़ के ऊपर कह देती हैं, स्टेटमेंट निकाल देती हैं कि आपका फैसला ठीक नहीं है और उसको रद्द किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा लॉ रद्द हो जाएगा, इसकी गारंटी है। इतनी पावर कोर्ट्स को दी गई है। साथ में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, सरकार किसी के भी फंडामेंटल राइट के साथ में छेड़छाड़ ना कर सके, इसके लिए भी पावर्स किसको दी गई है? एज अ सिक्योरिटी गार्ड अथॉराइज किसको किया गया है? सुप्रीम कोर्ट को किया गया है। जो भी आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो प्रियम्बल है उस पर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या फिर उसमें कोई बदलाव या उसमें कोई बेसिक चेंजेस कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट इस तरह की चेंजेस अगर करती है और अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रुकवा भी सकती है। तो आपका जो
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये एक की फीचर है अपने डेमोक्रेसी की। ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूँगा।